सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी को, जो कि है तूफान इस जिसे लिखा है रश्मि पुरवंशी के द्वारा। तो आपको स्टोरी कैसी लगती है पहले तो कमेंट में जरूर करना, और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 को। थैंक यू सो मच। वहीं उस लड़के की आवाज़ को सुनकर वह सभी लोग उस लड़के को ही असमंजस से देख रहे थे, जिस पर उसने अपने चेहरे से मास्क और अपनी कैप को निकाल दिया। साथ ही आंखों पर लगे हुए चश्मे को भी हटा दिया था और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल को लेकर सभी की तरफ देखने लगा। वहीं जैसे ही उसके चेहरे से मास्क और शेड्स अलग हुए तो उसका काफी फुर्सत से तरासा हुआ हैंडसम सा चेहरा नजर आने लगा। समंदर की तरह गहरी ब्राउन आइज, पतले नेचुरल गुलाबी होंठ, परफेक्ट जॉलाइन और माथे पर बिखरे हुए काले बाल, परफेक्ट बॉडी फिगर। वह हर तरह से देखने में काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह खुद के लिए और खुद की बॉडी के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट था। अगर कोई उसे देखता तो देखता ही रह जाता, वह इतना ज़्यादा हैंडसम था। लेकिन वहीं जैसे ही उसे वहाँ पर बैठे हुए सबने देखा तो सभी को अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। वहीं उस लड़के को देखकर तो रागिनी की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं उस लड़के ने मुस्कुराते हुए रागिनी को देखकर कहा, और चूहिया कैसी है? उसकी कही हुई बात को जैसे ही रागिनी ने सुनी, वह जितना हैरान थी उतनी ही जल्दी से होश में आ गई थी। उसका चेहरा अचानक से ही खुशी से खिल उठा था। वह जल्दी से उस लड़के की तरफ भागी और फिर खुशी से चीखते हुए बोली, भाई आप आ गए। और वह जल्दी से जाकर उस लड़के के ऊपर कूद गई और कसकर उसे अपनी गले से लगा लिया। उसकी आंखें किसी तारे की तरह उस लड़के को देखकर टिमटिमाने लगी थी, जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंदी चीज मिल गया हो। तो वह खुशी से फूले नहीं समाता। वही हाल इस वक्त हमारी प्यारी सी रागनी का भी था, जो कि अपने भाई को इतने पास पाकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसे काफी कसकर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल को लाते हुए कहा, लिटिल बेबी डॉल, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ज्यादा रुला दिया क्या? जी, तो ये हमारे हीरो हैं, यानी कि ऋषि ओबराय, जो देखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग है, लेकिन वही पर्सनालिटी बात की जाए तो बिल्कुल खड़ूस, एटीट्यूड, एरोगेंट पर्सनालिटी के बनते हैं। बट अपनी फैमिली के लिए तो ये अपनी जान तक हाजिर करते हैं। भले ही वह काफ़ी अमीर फैमिली से में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, लेकिन उसे किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है। वह काफ़ी ज़्यादा सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये अब्रॉड से पढ़ाई करके वापस आए हैं। बट वहां पर जाने के पीछे भी एक कारण था, यानी कि ऋषि का एक डार्क पास्ट भी है। लेकिन इसके बारे में घर में कोई भी बात नहीं करता। वो क्या है, वह भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो बहुत खुश हूँ भाई, और आपका सरप्राइज भी बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया था। वह सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वहीं तब तक सभी लोग भी अपने सेंस में वापस आ गए थे। साथ ही उन्हें देखकर उनके चेहरे पर एक एक बड़ी बड़ी सी स्माइल भी आ गई थी। वहीं सारा की आंखें तो नम हो गई थी। वहीं ऋषि ने रागिनी को गले लगाए ही अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में आंसू को देखकर उसने अपना सिर ना में हिला दिया। वहीं मेघना जी की आंखें भी भर आई थी। उन्होंने सोफे से खड़े होते हुए ऋषि की तरफ आकर कहा, ऋषि मेरे बच्चे, तू आ गया? वह समझ ही नहीं पा रही थी वह क्या बोले, जिस पर ऋषि ने उन्हें देखा और फिर रागिनी को दूर करते बोला, चल अब दूर हट जा, दूसरों से भी मिलने दे। जिस पर रागिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, इतने दिनों बाद तो आए हैं, पहले मुझे अच्छे से गले तो लगाने दीजिए। आप जानते हैं ना, मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया था, इन सबसे ज्यादा भी। और वह उससे और भी तेज चिपक गई थी। वहीं उसकी बातें सुनकर तो सभी को हंसी ही आ गई थी। वहीं उसकी बात को सुनकर मेघना जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, हमने तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया है, सब कुछ मिस तो तुमने किया था ना। और फिर अभी तो उससे नाराज सी थी ना, और फिर रो रही थी, तो अब क्या हो गया तुझे? अब उससे अलग होने का नाम नहीं ले रही है,
चुया कहीं की। जिस पर रागिनी ने अपना मुंह बनाकर उन्हें देखा और फिर ऋषि को देखते हुए बोली, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी और ना ही हूँ। और फिर उसके दिमाग में न जाने क्या आया, उसने जल्दी से कहा, भाई आप ठीक है ना? आप कॉल पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे? क्या मैंने कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया था क्या? आप जानते भी हैं सब लोग कितना ज्यादा डर गए थे। और माँ, वो तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और डैड तो वहाँ यूएस से कॉल भी लगा रहे थे। आप बोल क्यों नहीं रहे थे? आप ठीक है ना? जिस पर ऋषि ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे तूफानी एक्सप्रेस, शांत हो जा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो बस तुझे सरप्राइज देना था, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था। मैं तुझे रोते हुए थोड़ी देख सकता हूँ। जिस पर रागिनी ने अपने दांत पीसते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ उसके दूर होते ही ऋषि ने मेघना जी को देखा और फिर उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हो, कैसी कैसी हैं आप दादी? जिस पर मेघना जी ने नम आंखों से उसके सिर पर सहलाते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू कितना ज्यादा दुबला पतला हो गया है। कुछ खाता पीता नहीं था क्या वहां पर? हाँ। जिस पर ऋषि ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, दादी माँ, अब आप देखती रहे ना कितना खाता हूं मैं। अब तो आपके पास ही आ गया हूं ना। जिस पर मेघना जी ने उसे कसकर गले से लगा लिया था। उनके चेहरे से खुशी के आंसू थे, जिसे देखकर ऋषि ने उनसे दूर होते हुए हंसते हुए उनके गालों से आंसू को पोंछते हुए कहा, अरे दादी, अब क्यों रो रही हैं आप? अब तो मैं आपके पास ही आ गई हूँ ना, तो कॉल पर भी रोती रहती थी और यहाँ पे भी मेरे सामने ही रोना शुरू कर दिया। जिस पर मेघना जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, मैं कोई उदास नहीं हूँ, बल्कि ये तो बस खुशी के आंसू हैं। तुझे इतने दिनों बाद अपने सामने देख रही हूँ ना, तो यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए थे। वरना ऐसा कोई भी मतलब नहीं, समझे? तो सालों बाद तुझे देख रही हूँ तो बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। लेकिन फिर उसकी बलाए लेते हुए बोली, लेकिन देख अब कितना ज्यादा सुंदर हो गया है मेरा बच्चा। जिस पर वहां पर खड़ी हुई रागिनी ने झट से बीच में टपकते हुए कहा, सुंदर नहीं दादी, हैंडसम बोलिए, हैंडसम। सुंदर तो लड़कियां होती हैं दादी, जैसे कि मैं। और वह अपनी पलकों को झपकाते हुए देखने लगी थी। लेकिन वहीं उसके कही हुई बात को सुनकर मेघना जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ? मैं तो सुंदर ही बोलूंगी। मेरा पोता बहुत ही ज्यादा सुंदर है, किसी की भी नजर न लगे, जाहिर से, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी नजर भी उतार दी थी। वहीं उनकी बात को सुनकर सभी लोग मुस्कुरा उठे थे। साथ ही उनकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि ने मुस्कुरा दिया और फिर उसने सारा की तरफ देखा। जिस पर सारा ने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर उसे छुपाने की कोशिश करने लगी थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था, जिसकी वजह से ऋषि ऋषि उसके पास गया और उनके पैरों को छू कर आशीर्वाद लेते हुए बोला, माँ। उसके यह बोलते ही सारा की आंखों से आंसू जैसे किसी झरने की तरह बहने लगे थे। वह एकदम से उसकी तरफ पलट गई और उससे अपने सीने से लगा लिया और फिर रोते हुए बोली, पता है कितना ज्यादा डर गई थी मैं कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया ना? क्या जरूरत थी ऐसे सरप्राइज देने की? बताने कर नहीं जा सकता था? यहाँ मेरी जान निकल रही थी। इतना सालों बाद तो तू यहाँ पर आया है, सच में मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती ना। हाँ, जब से गया है तब से एक बार भी घर वापस नहीं आया। क्यों? अपनी माँ की शिकायतों को सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी एक फीकी सी स्माइल थी। लेकिन फिर उसने अपनी माँ को मनाते हुए कहा, अब तो आ गया हूं ना मैं, तो नाराजगी छोड़िए ना और ये आंसू मत बहाइए। आप जानती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप रोती हैं। जिस पर सारा ने नाराजगी कहा, तू अब सही से रोने भी नहीं देगा क्या? जिस पर ऋषि ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। इतने दिनों बाद आया हूँ और अब मुझे भूख भी बहुत लग रही है। कब से आपके हाथों का खाना नहीं खाया है। तो माँ, आप मेरे लिए बनाएंगी नहीं कुछ? उसके कही हुई बात सुनते ही सारा ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अरे ये भी कोई बोलने की बात है? तो अभी रुक, मैं तेरे लिए अपने हाथों से अच्छा सा डिनर बनाऊंगी, वह भी सब कुछ तेरा फेवरेट। और यह कहते हुए उसने रिया और काव्या को इशारा किया, जिससे वह तीनों ही किचन की तरफ बढ़ गई थी। वहीं ऋषि ने सबका आशीर्वाद लिया। वहीं मोहन जी ने उसके कंधों को थपथपाते हुए कहा, जीते रहे मेरे शेर।
जिस पर ऋषि ने हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वहीं वह सबका आशीर्वाद लेने के बाद अभिमन्यु की तरफ बढ़ गया, जो कि काफी देर से उसे ही देख रहा था। उसके उसके पास पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने डैड के पैर छूते हुए कहा, डैड। जिस पर अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथों को फैला लिया और मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, खुश रहो मेरे शेर, एंड आई प्राउड ऑफ यू माय सन। जिस पर ऋषि को कुछ समझ नहीं आया और वह अभिमन्यु से दूर होकर असमंजस से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे जानना चाहता हो कि किस बात के लिए उसके डैड उसे प्राउड ऑफ यू बोल रहे हैं। जिस पर अभिमन्यु ने उसके कंधों को थपथपाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कुछ नहीं जानता बेटा? मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, और उसका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, बाप सब पर नजर रखता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम वहां पर सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि तुमने वहां पर खुद की कंपनी भी स्टार्ट की थी, जो कि आज यूएसए की टॉप कंपनियों में से एक है। और इसके लिए मुझे तुम पर बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुमने अपनी मेहनत से खून पसीने को एक एक करके उस कंपनी को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और खुद ही एक अलग पहचान बनाई है। आई प्राउड ऑफ यू माई सन। उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि की आंखों में हैरानी के साथ साथ एक खुशी भी थी। अभिमन्यु उसे काफी गर्व से देख रहा था, जिससे उसके दिल में अलग ही इमोशन उठ रहे थे। वहीं उसकी कही हुई बात को वहां पर कोई भी समझ नहीं पाया था, जिससे वह सभी अभिमन्यु को सवालिया नजरों से देख रहे थे, जिसे देखकर अभिमन्यु ने सबकी तरफ देखा और फिर ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर अपने डैड मोहन जी और विपिन जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए कहा, डैड, ये जो आपका पोता है ना, आपको इस पर बहुत गर्व होने वाला है। वो अब वही छोटा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत बड़ा हो गया है। यूएसए की टॉप बिजनेसमैन में से एक है। इसने 18 साल की उम्र में ही दिन रात मेहनत करके खुद की मेहनत की दम पर खुद की कंपनी को स्टार्ट किया था, और आज वो कंपनी यूएसए की टॉप कंपनियों में से एक है। सच में इसने बहुत बड़ा काम किया है। ये आपका वो था एम के कंपनी का प्रेसिडेंट है, और मेरा सच में इसने जीना सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा। उनकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि उनकी तरफ देखने लगा था। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसने किसी को भी देखने नहीं दिया था। बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन वो कोई पत्थर की मूर्ति तो नहीं होते ना, कि वो उन्हें दर्द ही ना हो। वो भी तो इंसान ही होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है और रोना भी आता है, लेकिन वो कभी भी दुनिया के सामने रो ही नहीं सकते, क्योंकि लड़के होते ना, रोते थोड़ी है ना। वहीं अभिमन्यु की बात को सुनकर सभी लोग हैरान और खुश दोनों हो गए थे। वहीं मोहन जी ने काफी प्राउड के साथ कहा, मुझे तो पहले ही पता था मेरा शेर कुछ बड़ा ही करेगा। जिस पर अमन ने अपना आकर ऋषि के कंधे थपथपाकर कहा, वेल डन मेरे शेर। जिस पर ऋषि ने मुस्कुरा दिया। वहीं दिव्या ने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में भाई? जिस पर ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वहीं रागिनी ने चहचहाते हुए कहा, क्या बात है भाई, आपने तो कमाल कर दिया। और वह जल्दी से आकर ऋषि से वापस से लिपट गई थी, जिस पर सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे थे। वहीं ऋषि ने दिव्या को पास आने का इशारा किया, जिस पर वह भी जल्दी से उसके पास आई और उसके गले से लग गई थी। यह देखकर अविनाश ने मुंह बनाकर कहा, अरे मुझ पर तो जैसे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, अरे मैं भी तो हूँ इसमें। जिस पर ऋषि ने उसे भी आने का इशारा किया, जिससे वह चारों लोग एक दूसरे के गले से लग गए थे, जिसे देखकर सब लोग मुस्कुरा उठे थे। तभी वहां पर शारा रसोई से निकलकर वहां पर आई, और उसने जब ऋषि को वहीं पर खड़े हुए देखा तो उसने अपना सर पीटते हुए कहा, अरे ऋषि बेटा, इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे ना, जाकर थोड़ा सा आराम कर लो और थोड़ी देर बाद कपड़े भी चेंज करके नीचे आ जाना डिनर के लिए। और फिर उसने सभी को घूरते हुए कहा, और तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या कि वह थका हुआ है? तुम भी बस मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें कर रहे हो। ये नहीं कि बेटे को बोल दें कि जाकर वह कुछ कर ले, आराम करने का बोल दें। उसकी बात को सुनकर अभिमन्यु ने अपना सिर मुस्कुराते हुए ना में हिला दिया, जैसे कह रहा हो, लो हो गई फिर शुरू। वहीं उसकी बात को सुनकर वह चारों एक दूसरे से दूर हुए। वहीं सारा ने दिव्या को देखकर कहा, दिव्या जाओ भाई को उसका रूम दिखाओ।
जिस पर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। वहीं सारा ने ऋषि को जाने के लिए कहा तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और सारा को गले लगाकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। वहीं उसके जाने के बाद सारा ने सभी को भी आराम करने के लिए कहा। वहीं रागिनी अविनाश को घूर कर देख रही थी, जिस पर अविनाश ने अपनी एक भौहें को उचकाकर कहा, क्या हुआ चूहिया, तू ऐसे क्यों घूर रही है? उसकी बात को सुनकर रागिनी ने गुस्से के साथ कहा, भाई आप भी, मैं चुईया नहीं हूँ, समझे आप? खबरदार मुझे जो चुईया कहा तो। जिस पर अविनाश ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, क्यों, अगर कहा तो क्या कर लेगी चुईया? मैं तो बोलूंगा चुईया चुईया। जिस पर रागिनी ने अपने पैर पटकते हुए कहा, तो फिर आप भी बंदर हैं, समझे आप, बंदर। जिस पर अविनाश ने अपनी छोटी आंखें करते हुए कहा, बड़ा भाई हूं मैं, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? जिस पर रागिनी ने उसी टोन में कहा, तो मैं छोटी बहन हूं मैं, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जिस पर अविनाश ने उसके कान को पकड़ते कहा, ओ तो आप मेरी बराबरी करेंगी? जिस पर रागिनी ने जल्दी से खुद के कान को छुड़ाते हुए कहा, अरे भाई नहीं, छोड़ दो, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत, प्लीज छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है। जिस पर अविनाश ने उसके कान को छोड़ दिया और उसके सर पर मारते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसकी कितनी ज्यादा हिम्मत है, चुपचाप से ये बता घूर क्यों रही थी? जिस पर रागिनी उसे वापस से घूरने लगी और फिर घूरते हुए बोली, आपको पता था ना कि भाई आज ही आ रहे हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं? जिस पर अविनाश ने कहा, क्योंकि उसने मना किया था तो कैसे बता देता मैं? और उसने झट से कहा, तो आप मुझे तो बता देते, मैं क्या कर लेती, मैं क्या सबको बताने वाली थी? जिस पर अविनाश ने उसे घूरते हुए कहा, पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती अगर ये बता देता तो, और साथ ही खुशी से ना पूरे शहर में ढिंडोरा भी पीट देती। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी हरकतें, तुम क्या करती और क्या नहीं। जिस पर रागिनी उसे कुछ बोलती तभी उसने फोन पर किसी का कॉल आने लगा था, जिससे वह फोन की तरफ देखने लगा। लेकिन जैसे ही नंबर देखा वैसे उसने जल्दी से उसे उठाते हुए कहा, हेलो बेबी, और वह वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। जिस पर रागिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाय हाय बेबी, हाय भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने रोमांटिक भी हैं। उसकी बात को सुनते ही अविनाश ने रुककर उसे घूर कर देखा। जिस पर रागिनी उसकी तरफ आंखें मटकाते हुए देख रही थी, जिसे देखकर उसने अविनाश ने अपना सिर ना में हिला दिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं रागिनी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिसे देखकर उसने अविनाश ने अपना सिर ना में हिला दिया और अपनी रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं रागिनी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में एकदम से सिद्धार्थ का चेहरा आ गया। उसका चेहरा याद आते ही उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों में चमक को लाते हुए कहा, हाय मेरा हैंडसम मुंडा, बहुत जल्द तुम भी मेरे होंगे और फिर हम भी एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे और हम फिर शादी और फिर बच्चे। तभी दिव्या ने उसके सपनों पर पानी फेरते हुए उसके सर पर मारते हुए कहा, सही में शर्म कर ले, तुझे सही में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? कहाँ खड़ी है अभी, अगर कोई सुन लेता तो क्या होता, पागल लड़की, सही से क्या करूं मैं तेरा? जिस पर रागिनी ने उसे साइड हग करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस सिद्धार्थ के साथ मेरी सेटिंग करा दे और कुछ भी नहीं। जिस पर दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, चुपचाप से किचन में चल, समझी, बकवास मत कर सही में। और वह उसे खींचते हुए वहां से ले गई जहां पर रागिनी अपना मुंह बनाकर चल रही थी। उसे काफी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वहीं अविनाश के रूम में अविनाश बार बार कॉल पर बेबी बेबी बोल रहा था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे उसने अपना सर खुजाते हुए टेंशन के साथ कहा, पलक बोलो ना यार, ऐसे चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? उसकी कही हुई बात को सुनकर इस बार उधर से थोड़ा शांत, लेकिन अचानक से दांत पीसती हुई आवाज आई, ओ रियली, सच में? सुबह से नाराज कौन था? मैं ना। लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ 10 कॉल्स और 20 मैसेज, बस यही, वो भी सुबह सुबह। उसके बाद तो जैसे तुमने मनाने की कोशिश भी नहीं की है और बाद में कॉल भी तो मुझे ही करना पड़ा है। वाओ, सुपर्ब ना। मतलब अगर मैं कॉल नहीं करती तो फिर तो तुम्हारा कोई इरादा भी नहीं था बात करने का या फिर मुझे मनाने का, और अब ये बोल रहे हो बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? अरे हद है सही में,
पलक इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिसे देखकर अविनाश ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। और इसके आगे वह कुछ और बोल भी पाता, उससे पहले ही गुस्से से पलक की दूसरी तरफ से आवाज आई, पहले तो ये बेबी बोलना बंद करो, और दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है बताना जरा। जिस पर अविनाश ने अपना सिर पकड़ लिया था, और फिर उसने शांति से गहरी सांस लेकर कहा, पलक, ऐसा नहीं है। मैं बात करना चाहता था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और तुम जानती भी हो कि 2 दिन बाद हमारी शादी है, मतलब इंगेजमेंट है, और फिर उसी में थोड़ा सा और बिजी हो गया था ना। लेकिन तुम नाराज मत होना, सुबह फैमिली थी जिस वजह से कॉल नहीं उठा पाया था, इसीलिए मान जाओ ना। क्यों नाराज हो रही हो? जिस पर उधर से कोई भी आवाज नहीं आई, जिस पर अविनाश ने मनाते हुए कहा, बेबी प्लीज ना, माफ कर दो, पक्का अगली बार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हर बार माफ कर दो, मतलब इस बार माफ कर दो। उसकी कही हुई बात को सुनकर उधर से पलक की गहरी सांस लेने की आवाज आई, और फिर उसने कहा, ओके ठीक है। जिस पर अविनाश ने जल्दी से खुश होते कहा, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू सो मच, एंड थैंक यू माफ करने के लिए। जिस पर उधर से पलक ने बेरुखी से कहा, हाँ हाँ बस बस, बहुत कर लिया प्यार, देख लूंगी तुम्हें अगली बार, सही में फिर इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाली मैं। जिस पर अविनाश ने अपनी एक अंगुली को अपने माथे पर फेरते हुए कहा, पलक, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं करने लगी हो? पहले तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी पास आते जा रही है, उतना ही गुस्सा तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। आखिर किस बात का बदला ले रही हो तुम? क्या हो गया है, कुछ बात है क्या? इतनी बेरुखी क्यों? कहीं मुझसे तुम्हारा इंटरेस्ट तो कम नहीं हो गया ना? कहीं और कोई पसंद आ गया है क्या? उसकी ये बातें सुनते ही पलक की गुस्से की आवाज आई, और थोड़ी, इस बार थोड़ी और ही ज्यादा तेज थी। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, मेरा ना इंटरेस्ट कम हो गया है, मुझे अब ना कोई और पसंद आ गया है, और मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। और क्या कहा? गुस्सा? ओ हाँ हाँ, बहुत गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है। ठीक है, अब बात मत कर लेना मुझसे, समझे तुम? यह कहते उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। वहीं यह सुनकर अविनाश जल्दी से कुछ बोलने वाला था कि तभी उसने बीप की आवाज सुनी, जिससे उसने अपने फोन की तरफ देखा तो कॉल कट हो चुका था। यह देखकर उसने अपना सिर पीट लिया और अपना सिर ना में हिलाते हुए वापस से कॉल करने लगा। लेकिन अब पलक कॉल ही नहीं उठा रही थी। उसने काफी बार कॉल ट्राई भी किया, लेकिन पलक ने कॉल नहीं उठाया, जिसे देखकर अविनाश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। हालांकि उसने वह सब सिर्फ मजाक में कहा था, लेकिन पलक ने तो काफी ज्यादा सीरियसली ही ले लिया था, जिससे उसने अपने मन में कहा, मेरी शैतान बेबी। और फिर वह फोन को बेड पर रखकर वॉशरूम की तरफ चला गया था। तभी रागनी, जो कि उसके रूम के बाहर दीवार से टिक कर खड़ी हुई थी, उसने अपना सिर, वह दरवाजा जैसे ही खुला, जो कि खुला हुआ था, उसने वहीं से झांक कर अंदर देखा, और फिर वहां से अविनाश को देखकर मुस्कुराते हुए, लगता है भाभी जी फिर से नाराज हो गई। उसने पलक की तो कोई भी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अविनाश की सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वह किचन से भाग कर आई थी और जा ही रही थी कि उसके पैर अपने आप ही अविनाश के कमरे के बाहर ही रुक गए थे। वैसे तो रूम सभी ही साउंड प्रूफ थे, लेकिन वहां का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। रात का वक्त, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं रागिनी ने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई डिशेज को देखते हुए अपनी आंखों में चमक को लिए हुए कहा, वाओ क्या बात है माँ, मामी, इतनी सारी डिलीशियस डिशेज, इन्हें तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जिस पर उसके पास में बैठी हुई दिव्या ने उसे देखते हुए कहा, हाँ हाँ भुक्कड़, खाने को देखकर तो तेरे मुंह में से जैसे लार ही टपकने लगती है, और पेट में तो जैसे चूहे बिल्ली सारे कूद ही रहे होते हैं तेरे। लेकिन मोहतरमा को किचन में तो जैसे 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता है, इसीलिए वहां से भी जल्दीबाजी में भाग कर आ गई थी ना, है ना? और हाँ, ये सब कुछ ऋषि भाई के लिए बनाया गया, तो तेरे मुंह में क्यों इतना ज्यादा पानी आ रहा है? जिस पर भुक्कड़ सुनकर रागिनी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तूने? भुक्कड़ किधर से भुक्कड़ हूं मैं? हाँ, कितनी तो दुबली पतली सी हूँ,
और हाँ, नहीं रहा जाता मुझे रसोई में। मैं तो क्या करूं? इसका क्या मतलब है भाई के लिए बना रहा है? तो क्या हम नहीं खाएंगे? क्यों? और इतना सब भाई अकेले तो खा नहीं सकते ना। यह कहते हुए उसने ऋषि की तरफ देखकर दांत दिखाते हुए कहा, है ना भाई? जिस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ खा ले खा ले। जिस पर रागिनी का चेहरा एलईडी लाइट की तरह चमकने लगा था। फिर उसने दिव्या को मुंह बनाकर देखा, जिस पर दिव्या ने अपना सिर ना में हिला दिया। वहीं रागिनी ने जल्दी से अपने सारी डिशेस को कुछ ना कुछ ले लिया था और अपने दोनों हाथों में रफ करते हुए उन्हें खाने लगी थी। वहां पर रागिनी के सामने वाली टेबल पर बैठे हुए अविनाश ने कहा, अरे खाना भाग रहा है क्या? या फिर सब खत्म हो रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं ले सकती थी क्या? जो इतना एक बार में ही ले लिया, सच में खा लेगी इतना? जिस पर रागिनी ने अपनी एक बाहें को उचकाकर कहा, चलो कंपटीशन करें, मैं इतना खा सकती हूँ या फिर नहीं। जिस पर अविनाश ने मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दे मेरी माँ, खा ले बस, खा खा कर मोटी हो जा। मुझे नहीं करना कोई कंपटीशन, वरना तुझसे शादी कौन करेगा? उसकी बात को सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे थे। वहीं रागिनी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, इसकी चिंता ना भाई आप तो मत ही करिए, मेरी शादी होगी या नहीं होगी। आप तो अपनी चिंता करिए, कहीं आपकी शादी होते होते ना रह जाए। और वह उसकी तरफ अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देखने लगी थी। वहीं उसकी बात को सुनकर अविनाश उसे घूर कर देख रहा था, जिसे देखकर रागिनी ने एक बड़ी सी स्माइल दी, जैसे कह रही हो, अब क्या हुआ भाई, बोलती बंद होगी क्या? जिस पर सारा ने उसके सर पर मारते हुए कहा, चुपचाप से डिनर करो, भाई है वो तुम्हारा, समझी? थोड़ा तमीज से पेश आया करो। जिस पर रागिनी ने अपना सिर सहलाते हुए झुंझलाकर अपना सिर घुमाते हुए सारा को देखकर कहा, माँ क्या है? जिस पर सारा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुप और डिनर करो। जिस पर उसने अपनी माँ को नाराजगी से देखा और फिर वह डिनर करने लगी थी। वहीं सारा और काव्या ने सभी को डिनर सर्व किया, जिससे सभी भी डिनर करने लगे थे। वहीं सारा बार बार अपने हाथों में खाने को निकाल कर ऋषि की प्लेट में रखे जा रही थी। उसने सब कुछ उसी का पसंद का बनाया था। वहीं ऋषि ने सारा को देखते हुए कहा, माँ मैं खा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए। जिस पर माँ ने मना करते सारा ने मना करते हुए कहा, नहीं, पहले तो मैं तुझे अच्छे से खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खा लूंगी, इसीलिए पेट भरकर खाना, समझे तुम? जिस पर ऋषि ने अभिमन्यु को देखने लगा था, जिस पर उसने अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे खाना खाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सबने डिनर कर लिया था और फिर सभी लोग जाकर सोफे पर बैठ गए थे। वहीं ऋषि, अविनाश, रागिनी और दिव्या सारा, काव्या, रिया को जबरदस्ती डिनर टेबल पर बैठाकर उन्हें खाना सर्व करके अपने हाथों से ही खिला रहे थे, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। डिनर करने के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे। ऋषि ने सभी को गिफ्ट्स भी दिए थे, जो कि वह सबके लिए ही लाया था। साथ ही काफ़ी सारी बातें भी शेयर की। फिर सभी लोग गुड नाइट बोलकर सोने भी चले गए थे। वहीं सारा जब से रूम में पहुंची तो अभिमन्यु बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा था। सारा उसके पास जाकर उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, क्या हुआ अभी, क्या सोच रहे हो? जिस पर अभिमन्यु ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, यही कि कितनी तेजी से ये वक्त गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता। अभी हमारे बच्चे छोटे थे और अब इतने बड़े हो गए हैं। अविनाश की तरह अब उनकी भी तो शादी होगी और फिर हम भी दादी और दादा बनेंगे। उसकी बात को सुनकर सारा ने कहा, अभी सपने देखना बंद करिए, अभी तो वो लोग अपना अपना करियर बना रहे हैं और हमारा ऋषि, वो तो लड़की को देखता तक नहीं है, पता नहीं क्या होगा उसका, वो शादी करेगा भी कि नहीं ये भी नहीं जानती, क्योंकि वो तो दूर दूर ही भागता है इन सबसे। और फिर उसका पास्ट, वो भले ही खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी माँ हूँ मैं, अच्छे से समझती हूँ मैं। उसकी आंखें देखी थी मैंने, उतनी ही खाली थी। क्यों वो नॉर्मल बच्चों की तरह खुश नहीं होता है? सच में मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती। जिस पर अभिमन्यु ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब होगा, देख लेना, उसकी लाइफ में भी जल्दी से कोई ना कोई जरूर आएगा जो उसे जीना सिखाएगा। और अभी तो तुम हो ना, इसीलिए अपने ऊपर प्रेशर मत डालो,
सब सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी सारा के माथे से परेशानी के भाव नहीं गए थे, जिसे देखकर अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में सुलाते हुए कहा, चलो सो जाओ, बहुत हुआ, सुबह बहुत काम है ना। और उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से उस बंद कर दिया था। वहीं ऋषि अपने रूम में खिड़की से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया हुआ था और ऊपर आसमान में लगातार चांद को ही देखे जा रहा था। उसे देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने जैसे ही चांद को एक एक टक देखते हुए कहा, हर मुस्कुराहट के पीछे कई चेहरे होते हैं जिन्हें देखूं मैं खुश, लेकिन उसी खुशी के पीछे कहीं अंधेरे होते हैं। हंसता बहुत हूँ मैं, लेकिन इस हंसी के पीछे भी कहीं पहरे हैं। मैं हंसता जरूर हूँ, लेकिन इसी हंसी के पीछे राज कहीं गहरे हैं। यह बोलते हुए उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें बिल्कुल किसी खाली बुक के पेज की तरह थी। वह ऐसे ही न जाने कितनी देर तक वहां पर खड़ा रहा। फिर जब उसके पैर जवाब देने लगे तो वह वहां पर बेड पर जाकर लेट गया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर लेट गया था। उसे देखकर कह नहीं सकते थे कि वह सच में सो रहा था या फिर नहीं। तो क्या होगा आगे? आखिर क्या हुआ है ऋषि की लाइफ में? क्या है उसका पास्ट? क्या सच में उसकी लाइफ में कोई आएगा? क्या सच में उसे कोई जीना सिखाएगा? और क्या सच में पलक और अभिमन्यु की शादी होगी या फिर नहीं? तो क्या मोड़ लेगी ये कहानी? अगली सुबह पूरे घर में चहल पहल थी, क्योंकि शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई थी, जिससे कोई भी अपने काम पर नहीं गया था। वहीं दिव्या और रागिनी अपने कमरे में घोड़े बेचकर एक दूसरे के ऊपर पैर पर पैर रखकर सो रही थी। नीचे सभी बड़े लोग आराम से बैठकर चाय पी रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे। वहीं काव्या, सारा, रिया और वह सभी लोग किचन में सभी के लिए हंसते मुस्कुराते हुए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसी वक्त बाहर से अविनाश, अमन, अभिमन्यु और ऋषि भागते हुए अंदर हॉल में पहुंचे। सभी ने जॉगिंग ड्रेस पहन रखा था, जिससे साफ नजर आ रहा था कि वह लोग बाहर से जॉगिंग करके ही आ रहे थे। सबसे पहले अभिमन्यु और अमन थे। उनके बीच में अभिनव और ऋषिकेश दोनों एक दूसरे की तरफ अपने ही डैड की हरकतों को देखकर अपना सिर नाम में हिलाते हुए मुस्कुराकर दौड़ रहे थे। वहीं अंदर हॉल में सबसे पहले पहुंचते हुए अमन ने अपने घुटनों पर हाथ रखकर हाँफते हुए कहा, चलो आखिर मैं जीत ही गया। उसकी बात को सुनकर अभिमन्यु ने हाँफते हुए जवाब दिया, नहीं साले साहब, बिल्कुल नहीं, आप जीते नहीं हैं, बल्कि मैंने जिताया है, जीतने दिया है आपको। जिस पर अमन ने अभिमन्यु को घूर कर देखते हुए कहा, देखिए जीजा जी, ये गलत बात है। हाँ, पहले सबसे पहले मैं पहुंचा हूं, और वह भी अपनी मेहनत से। जिस पर अभिमन्यु उसे इग्नोर करते हुए एक मेड के हाथ से टॉवल को लेते हुए बोला, कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने जीतने दिया है, तब आप जीते हैं। और वह उसे इग्नोर करते हुए सीधे सीढ़ियों से अपने सर को पोंछते हुए ऊपर की रूम में जाने लगा था। वहीं अमन अपना पैर पकड़ कर वहीं पर बैठ गया था। वहीं ऋषि ने मुस्कुराते हुए वहां रखी हुई टेबल से दो बॉटल को उठाकर एक बॉटल अविनाश की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर अविनाश ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, देखो तो कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। जिस पर ऋषि ने बोतल के ढक्कन को खोल दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो सुना ही होगा ना, जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है ना, तभी उनमें बचपना और ज्यादा पैदा होने लगता है। बस उसी के साइड इफेक्ट्स हैं। और उसने बोतल से पानी पिया। तभी अमन की आवाज आई, क्या कहा आपने छोटे मियाँ? उसकी आवाज को जैसे ही ऋषि ने सुनी, वैसे ही उसका पानी जैसे उसके गले में ही अटक गया था और वह जोर जोर से खांसने लगा। वहीं अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे तो हंसी आ रही थी। वहीं ऋषि ने खांसते हुए अमन की तरफ देखते हुए कहा, अरे मामू, कुछ भी तो नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जिस पर अमन ने उसे घूरते हुए कहा, बेटा, हमारी उम्र जरूर बढ़ रही है, लेकिन कान अभी भी बिल्कुल साफ है और उन्हें काफी अच्छी तरीके से सुनाई भी देता है। इसलिए तुम हमें अपने पिता की तरह उल्लू बनाने के बारे में सोचना भी मत। तभी वहां पर सारा ने पीछे से जल्दी से ऋषि के पास आते हुए अमन की तरफ देखकर कहा, कभी तुमने ऐसा सुना है कि कोई उल्लू को उल्लू बनाता हो? तुम ऑलरेडी उल्लू ही हो, तो तुम्हें कौन ही उल्लू बनाएगा? और वह जल्दी से ऋषि की पीठ को सहलाते हुए बोली, बच्चे ठीक है ना? जिस पर ऋषि ने बोतल की ढक्कन को लगाते हुए कहा, हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत होइए। वह उसकी कही हुई बात को सुनकर अमन ने आग बबूला होते हुए कहा, क्या कहा तुमने, उल्लू?
तुम्हें कहाँ से मैं उल्लू नजर आ रहा हूँ? जिस पर सारा ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा, हर तरफ से। जिस पर ऋषि और अविनाश दोनों ने ही अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं यह देखकर वहां पर बैठे हुए सभी लोग मुस्कुराने लगे थे। वहीं अमन ने गुस्से के साथ कहा, मोटी, तुझे शर्म नहीं आती? भाई हूं मैं तेरा, और तू है कि मेरी अपने बच्चों के सामने ही बेइज्जती कर रही है। जिस पर सारा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, मैंने अभी तो कोई बेइज्जती नहीं की है, लेकिन आपको तो ये कैंची की तरह जुबान चल रही है ना, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अपने बच्चों के सामने पिटने का बड़ा मन है। उसके कही हुई बात को सुनकर अमन कुछ बोलता कि तभी वहां पर किसी की आवाज आ गई। तो आ गए आप सब लोग। जिस पर सभी ने उस तरफ देखा तो वहां पर विवेक खड़ा हुआ था, जो कि काम के सिलसिले से बाहर गया था। वहीं जैसे ही सारा ने उसे देखा वैसे ही कहा, अरे विवेक भैया, आप आ गए। उसकी बात को सुनकर विवेक ने अंदर आते हुए मुस्कुराकर उसे गले लगाकर कहा, हाँ मेरी छोटी सी प्रिंसेस, मैं आ गया हूँ। उसे देखते ही सारा खुश हो गई थी। वहीं अभिमन्यु और अविनाश ने विवेक के पैर छुए और वे लोग जाकर सोफे पर बैठ गए। वहीं काव्या रिया नाश्ता लेकर आई। साथ ही अविनाश, अमन और ऋषि वहां से अपने अपने रूम की तरफ कपड़े चेंज करने के लिए चले गए थे। वहीं ऋषि सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि सारा ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, ऋषि, रागनी और दिव्या को भी जगा देना, दोनों ही घोड़े भेजकर अभी सो ही रही होंगी। कितना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक खड़ी नहीं हुई है। जिस पर ऋषि ने शांति के साथ कहा, ओके माँ, आप परेशान मत होइए, मैं जगा दूंगा। जिस पर सारा ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट पास की थी। वहीं ऋषि अपने रूम की तरफ चला गया और फिर वॉशरूम में नहाकर वह अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर निकला। साथ ही वह अपने दूसरे हाथ में एक और टॉवल को लेकर अपने सर से पानी को साफ कर रहा था। पानी की बूंदें उसके शरीर पर अभी भी थी, जिससे वह उसके शरीर पर किसी बूंद की तरह फिसले जा रही थी। वह सच में देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था कि अगर कोई इस वक्त उसे देखता ना, तो जैसे उसकी नाक से खून ही निकलना तय था। उसकी बॉडी मसल्स और सिक्स पैक एब्स जैसे किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान ने उसके शरीर के प्रत्येक अंग को काफ़ी फुर्सत से तराशा है। लेकिन ये सब तो ऋषि का खुद का कमाल था, क्योंकि वह अपनी बॉडी के लिए और खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। थोड़ी देर में वह तैयार हुआ। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स और बालों को सलीके से सेट किया हुआ था। वह उस आउटफिट में काफ़ी और भी ज़्यादा हैंडसम लगने लगा था। लेकिन उसने अपने आप को सिर्फ एक नज़र मिरर में निहारा। उसकी आंखें अब भी वैसे ही खाली थीं। फिर वह वहाँ से रागनी और दिव्या के रूम की तरफ बढ़ गया। जब वह वहाँ पर पहुँचा तो उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सोते हुए देखकर उसने अपना सिर ना में हिलाया और फिर रागनी और दिव्या के नाम को लेते हुए कहा, दिव्या, रागिनी, चलो खड़ी हो जाओ, माँ बुला रही है, सुबह हो गई है। लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके कानों में उसकी कोई बात ही सुनकर जो भी नहीं रेंगी हो। जब यह ऋषि ने देखा तो उसने अपना सिर ना में हिलाया और फिर रागिनी के पास जाकर उसे उठाते हुए बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, सुबह हो गई है, खड़ी हो जा। जिस पर रागिनी ने रिमोट उठाया और म्यूजिक सॉन्ग को ऑन करके उसका वॉल्यूम बढ़ाने लगा। पहले तो दिव्या और रागनी वैसे ही सोती रही थी, जिसे देखकर उसने वॉल्यूम को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एकदम से काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगा था। जिसकी वजह से दिव्या और रागनी के इरिटेट होकर अपने दोनों कानों पर पिलो को उठाकर रख लिया था, जिसे देखकर ऋषि ने म्यूजिक का वॉल्यूम और बढ़ा दिया। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि हॉल में बैठे सभी लोग ऊपर की तरफ ही देखने लगे थे, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया। जिससे बिन विनीत जी ने रिया जी को देखते हुए डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट को अच्छे से रख रही थी, उससे वहीं पर सोफे पर आवाज लगाते हुए कहा, रिया बेटा। जिस पर रिया जल्दी से उनके पास आई और बोली, जी डैड। जिस पर विनीत जी ने उनके कान पर हाथ रखकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है ऊपर, ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है, और वो भी इतना वॉल्यूम। जिस पर रिया ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, ये तो दिव्या के रूम से आ रही डैड, मैं अभी देखती हूँ। जिस पर रिया गुस्से से दिव्या के बारे में बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी थी। ये लड़की सच में पागल है क्या, इतना वॉल्यूम, जब पता है घर में सब लोग आए हुए हैं।
ऐसे तो मैं अभी बताती हूँ, सुबह सुबह ही मेरे हाथों से मार खाएगी सच में। वह गुस्से से जा ही रही थी कि तभी सारा ने किचन से नाश्ता को डाइनिंग टेबल की तरफ लाते हुए मुस्कुराकर रिया को रोकते हुए कहा, रिया रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, ये जरूर ऋषि होगा जो हमारी दोस्त शैतान है ना उन्हें उठा रहा होगा। प्यार से तो वो उठती कहाँ है। उसकी बात को सुनकर रिया रुक गई और फिर सारा की तरफ आते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा, ये दिव्या की बच्ची तो बिल्कुल नहीं। उसे उठाने के लिए तो मुझे 1000 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके कमरे में, और वह भी सारा के काम में हाथ बटाने लगी थी। वहीं सारा ने रागनी की भी शिकायत करते हुए कहा, और ये मेरी छोटी चुईया, उसका भी कुछ यही हाल है, सही में उठती ही नहीं है, न जाने कितना सोती है। रात को भी 9 बजे तक सो ही जाना है और सुबह मैडम की आंखें नहीं खुलती। पता नहीं किस पर गई है। जिस पर रिया ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, बिल्कुल तुम पर गई है। तुम कौन सा उठ जाती थी उस वक्त, तुम्हारा भी तो कुछ यही हाल था उस वक्त, भूल गई क्या। लेकिन मुझे अपनी बेटी का नहीं पता किस पर गई है, क्योंकि मैं तो टाइम पर ही खड़ी होती थी। जिस पर सारा ने मुंह बनाकर देखा तो रिया ने आंखें मटका कर कहा, गलत नहीं बोली हूँ। जिस पर पीछे से विवेक ने आते हुए सारा की तरफ देखकर कहा, हाँ सही कहा, बिल्कुल ये तो घोड़ी बेचकर सोती थी। जिस पर सारा ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वहीं रिया ने भी विवेक को घूर कर देखते हुए कहा, उसकी तुम छोड़ो, मुझे तो तुम अपनी बताओ, तुम कब खड़े होते थे, क्योंकि मेरी बेटी की सारी हरकतें ना तुमसे ही मिलती हैं। तो ये सोने वाली तो ये तुमसे मिली होगी ना। उसकी बात को सुनकर विवेक ने जल्दी से मना करते हुए कहा, अरे ये क्या बात हुई, और मैं टाइम पर सोता हूँ और जागने वाला इंसान हूँ, समझे तुम। जिस पर रिया कुछ कहती कि तभी वहां पर म्यूजिक की आवाज और तेज होने लगी थी, जिसे देखकर विवेक ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, अरे सुबह सुबह कान को फाड़ने का इरादा है क्या, इतना वॉल्यूम कौन बजा रहा है। जिस पर सारा ने भी कान पर हाथ रखकर कहा, ऋषि है, वो दोनों लड़कियां खड़ी ही नहीं हो रही हैं, देखती हूँ मैं जाकर। जिस पर वह जाने लगी। वहीं रागिनी के रूम में अंदर अब रागिनी और दिव्या दोनों परेशान हो गई थी। रागिनी ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, कौन है जिसे सुबह सुबह चंद्रमुखी बनाने का शौक चढ़ा है। और फिर उसने गुस्से से म्यूजिक बॉक्स की तरफ देखा तो वहां पर ऋषि को देखकर उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी और उसकी नींद भी जैसे हवा की तरह उड़ गई थी। वहीं उसके बाद दिव्या ने भी गुस्से से कान को कसकर बंद करते हुए कहा, कौन है भाई जो सुबह सुबह ही हमारी नींद की ऐसी की तैसी कर रहा है, मुझे चैन से सोने नहीं दे सकता क्या, किसकी मौत आई है। वहीं यह सुनकर तो रागिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके दिव्या को देखने लगी थी और फिर अपना सिर ना में हिलाया। वहीं जब दिव्या की नज़र भी इसी पर पड़ी तो उसे तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। उसी वक्त कमरे में अविनाश अपने कानों पर हाथ रखकर अंदर आते हुए चिढ़कर बोला, अरे दिव्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या पागलपंती है सुबह सुबह, यहाँ पर इतना म्यूजिक का वॉल्यूम क्यों। जिस पर सभी की नजरें उसकी तरफ ही चली गई थी। वहीं अविनाश की नज़र पहले तो बेड पर गई, फिर उसकी नज़र ऋषि पर गई और उसके हाथ में रिमोट को देखकर वह भी समझ गया कि ये सब वही कर रहा था। उसी वक्त ऋषि ने म्यूजिक को ऑफ कर दिया। वहीं वहां पर कोई कुछ कहता कि तभी सारा ने अंदर आते हुए कहा, ये दोनों लड़कियां खड़ी हो गई या फिर नहीं। और जब उसने उन्हें खड़ी देखा तो उसने दोनों को घूर कर कहा, कितना सोती हो तुम दोनों, सच में पता है ना तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट होने वाली, फिर भी सच में मैं क्या करूं तुम दोनों का। जिस पर रागनी ने अपनी रोनी से सूरत बनाकर कहा, मम्मा देखिए ना भाई ने मुझे कैसे उठाया है। जिस पर दिव्या ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ बुआ प्यार से उठाते तो उठ जाते ना, अब कान दर्द कर रहा है हमारा। जिस पर सारा ने दोनों को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम दोनों ना अच्छे से जानती हो कितना उठ जाती, सुबह के 9 बज चुके हैं और अगर नहीं उठता था ना तो तुम 12 बजे से पहले खड़ी हो जाओ, हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब चुपचाप से जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ और नीचे आओ, समझे तुम दोनों। और फिर भाई के साथ शॉपिंग पर जाना है, उसकी कपल ड्रेस भी ली जाएगी ना, समझी। उसकी कही हुई बात को सुनकर दोनों अचानक से खुश हो गए थे। उन्हें कुछ हो या ना हो शॉपिंग का तो बड़ा ही शौक था। फिर एक साथ दोनों की नज़र वॉशरूम की तरफ गई तो दोनों ने मुस्कुराकर देखा और फिर एकदम से कूदते हुए उस तरफ काफी तेजी से भागी, जिसे देखकर सारा ने जल्दी से कहा, अरे गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। वहीं अविनाश और ऋषि के मुंह से भी निकला, संभल कर, लेकिन वो सुने तब ना। वो दोनों ही काफी तेजी से दौड़ी, लेकिन दिव्या के साइड में वॉशरूम था, जिससे वह एकदम से उसके अंदर घुस गई और दरवाजा लगाने लगी। उसी वक्त रागिनी ने दरवाजे को पकड़ लिया और दरवाजा एक पैर
दरवाजे में उलझा दी और बोली, देख तू चीटिंग नहीं कर सकती, समझी तू, पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि पहले मैं खड़ी हुई थी। जिस पर दिव्या ने दरवाजे को पूरी ताकत से अंदर खींचते हुए कहा, लेकिन पहले वॉशरूम के अंदर मैं आई थी, इसीलिए पहले तो मैं ही नहाऊंगी। जिस पर रागिनी ने भी अपनी ताकत लगाते हुए कहा, नहीं पहले मैं नहाऊंगी। वहीं यह देखकर वह तीनों को ये डर लग रहा था कि कहीं उन्हें चोट तो ना लग जाए। वहीं सारा ने रागिनी पर चिल्लाते हुए कहा, रागिनी दरवाजा छोड़ दो, क्या कर रही हो, चोट लग जाएगी। जिस पर रागिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले तो मैं ही नहाऊंगी। जिस पर सारा परेशानी से उन्हें देख रही थी। जिस पर ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर परेशान ना होने का इशारा किया और फिर मुस्कुराकर रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, रागिनी इधर छिपकली है, बचकर। उसके यह बोलते ही उन दोनों ने एक साथ दरवाजे को छोड़ दिया और अपनी अपनी जगह पर ही आंख बंद करके उछलती हुई बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। वहीं यह देखकर अविनाश और सारा दोनों हंसने लगे थे। वहीं रागिनी चिल्लाते हुए बोली, भाई बचाओ। लेकिन फिर उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने ऋषि की तरफ देखा। वहीं दिव्या ने भी उसी वक्त ऋषि को देखा और जब उसके चेहरे की स्माइल को देखा तो उन दोनों ने हंसते हुए देखा तो वह समझ गए कि उन्हें बुद्धू बनाया गया था। जिस पर वह दोनों ही गुस्से में हो आ गए और लेकिन फिर दिव्या ने जल्दी से कुछ सोचकर दरवाजा बंद कर लिया था। वहीं जैसे ही दरवाजे को बंद होने की आवाज रागिनी ने सुनी, उसने जल्दी से दरवाजे को मारते हुए कहा, दिव्या की बच्ची, चीटर कहीं की, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, तू बाहर निकल बस। लेकिन अब क्या ही फायदा था, जिससे उसने गुस्से से ऋषि की तरफ देखकर कहा, भाई आपने ये क्यों किया, हाँ। जिस पर ऋषि ने पहले सारा से कहा, नाराज होना बंद कर और जाकर ऋषि भाई के रूम में नहा कर आ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, समझ में आया, और शॉपिंग पर जाना है ना। जिस पर पहले तो रागिनी ने ऋषि को गुस्से से ही देखा, लेकिन फिर पैर पटक कर वहां से अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चली गई थी। उसके जाते ही सारा ने उन्हें नाश्ता करने के लिए कहा, जिस पर सबने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वह लोग नीचे आ गए थे। तो वहां पर पहले से ही सभी लोग मौजूद थे, जिससे वह लोग भी वहां पर बैठ गए और फिर बातें करते हुए नाश्ता करने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी आ गए और वो भी गुड मॉर्निंग बोलकर ब्रेकफास्ट करने लगी थी। फिर नाश्ता करने के बाद सभी लोग शादी की डिस्कशन करने लगे थे और फिर सभी लोग शॉपिंग के बारे में डिस्कस करने लगे थे। तो और ये डिस्कस हुआ कि आज सभी लोग ही जेंट्स और लेडीज शॉपिंग पर जाएंगी। वहीं मीना जी ने भी काव्या को देखते हुए कहा, काव्या बेटा, पलक को बता दिया था ना कि वह भी तैयार मिले। जिस पर काव्या ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ माँ बता दिया था। जिस पर मीना जी ने अविनाश की तरफ देखकर कहा, तुम खुद जाकर उसे पिकअप कर लेना और साथ ही मैं सिटी सेंट्रल मॉल पहुंच जाना। जिस पर अविनाश ने मना करते हुए कहा, लेकिन दादी क्या जरूरत है इसकी, वो वहां पर खुद भी तो आ सकती है ना। जिस पर सब बड़े उसे घूर कर देखने लगे थे। वहीं मीना जी ने कहा, क्यों आ जाएगी, खुद तुम जाकर खुद उसे पिकअप करोगे, समझे तुम, मेरी बहू है वो। अरे इससे उसे अच्छा लगेगा। तुम सच में प्यार करते भी हो या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर तो बिल्कुल ही नहीं लगता। और वह सभी लोग उसे घूर कर देख रहे थे। वहीं यह सब सुनकर रागिनी ने दिव्या को अविनाश को कौनी मार कर देखने को कहा। उसने उसे भी सारी बातें बता दी थी। वहीं अविनाश ने उन्हें गुस्से में देखकर कहा, ओके दादी। उसने पलक को कॉल लगाने की कोशिश की थी, बट उसने उसके कॉल को उठाया ही नहीं था और ना ही उसकी बात हुई थी, जिससे वह परेशान था और मिलना तो चाहता था। लेकिन उसके दिल में ना जाने क्यों डर लग रहा था कि कहीं पलक गुस्से से उसे सच में ना छोड़ दे। वहीं ऋषि अपने फोन में काफी सीरियस होकर देख रहा था, जिसे देखकर सारा ने उसके हाथ से फोन को छुड़ाकर कहा, घर में शादी है तो इस पर ध्यान दो, ना कि फोन पर, समझे आप। जिस पर ऋषि ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर सबकी बातें सुनने लगा। वहीं यह देखकर सारा ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, ये जो मुस्कुराहट है ना, सच में मेरे दिल में दर्द कराती है। पता नहीं कब मेरा बच्चा रियल में मुस्कुराएगा, ये तो जैसे एक सपना ही हो गया है। फिर उसने प्रार्थना करते हुए कहा, प्लीज मेरे बच्चे की पहली बारी हंसी लौटा दो भगवान, उसकी लाइफ में किसी ऐसे को भेज दो जो उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। वहीं
अभिमन्यु की नज़र उस पर ही थी। वह सब कुछ समझ रहा था जिससे उसने उसके पास जाकर सोफे के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। जिस पर सारा ने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में कहा सब सही हो जाएगा। जिस पर सारा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी आंखें भर आई थी। जिस पर अभिमन्यु ने उसे खड़े होने को कहा। जिस पर सारा उसके पास आई तो अभी ने उसे वहां से किचन की तरफ ले गया और फिर वहां ले जाकर उसने उसे गले लगाते हुए कहा। जिस पर सारा ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया था। आज भी उसे अभिमन्यु की बाहों में उतना ही सुकून मिलता था। वह खुश हो जाती थी जब अभिमन्यु उसके बिना कहीं ही उसके दिल की बात को समझ लेता था, जिससे उसने अपना चेहरा और उसकी बाहों में छुपा लिया था। वहीं अभिमन्यु ने उसके बालों पर हाथ फेर कर एक किस करते हुए प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, देख लेना, एक दिन सब सही हो जाएगा। जिस पर सारा ने कुछ नहीं कहा और वह लोग ऐसे ही खड़े रहे। तो क्या होगा शॉपिंग पर? क्या सच में पलक अविनाश के साथ आएगी या फिर वह उसे सच में छोड़ कर देगी? क्या ऋषि की लाइफ में सच में कोई रंग प्यार का भरेगा?